So in this lecture we will talk about subspaces and null spaces. हम और subspaces को और अच्छी तरीके से जानेंगे. अभी तक हमने देखा कि subspace होती क्या है, ठीक है, और उनको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. ओके, सो उससे पहले अगर u and v are vectors in some vector space, ठीक है, तो अल्फा टाइम्स u प्लस बीटा टाइम्स v इज ऑल्सो बी द वेक्टर स्पेस. ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? तो हमने अभी अभी देखा था कि अगर कोई भी मैंने दो वेक्टर्स ले लिए सबस्पेस में, v और u, ठीक है, तो अगर ये सेम सबस्पेस से मैंने वेक्टर्स लिए, तो सबसे पहली बात तो कोई भी आप वेक्टर्स ले लो सबस्पेस में, सबस्पेस होता क्या है? इट शुड बी क्लोज अंडर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर. करेक्ट? तो अगर u और v एक ही सबस्पेस के वेक्टर्स हैं, तो मैं अल्फा टाइम्स u करूंगा तो भी वो उसी सबस्पेस में रहेगा, और मैं बीटा टाइम्स v करूंगा तो भी वो उसी स्पेस में रहेगा, और दोनों स्पेस के वेक्टर्स को जब मैं ऐड कर दूंगा तो भी वो उसी स्पेस में रहेंगे. तो कहने का मतलब वही था कि अल्फा टाइम्स u प्लस बीटा टाइम्स v भी उसी सबस्पेस में रहने वाला है. राइट? तो ये बाय डेफिनेशन, तो क्योंकि वो क्लोज है प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर से, तो अल्टीमेटली अल्फा टाइम्स एनी वेक्टर v1 प्लस बीटा टाइम्स एनी वेक्टर v2 will also be lie in the same surface. ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये एक प्लेन मैंने बनाया और एक ये लाइन है L. ठीक है, अच्छा, ये दोनों में ही ओरिजिन लाई करते हैं. ठीक है, लाइन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड प्लेन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो इस अब सवाल यह है कि इज L इज सबस्पेस ऑफ R3. ठीक है, R3 का L सबस्पेस है क्या? ठीक है, तो देख लेते हैं. R3 तो कोई एक स्पेस है, ठीक है, तो हम क्या L को सबस्पेस बोलेंगे R3 का? तो ऐसा सोचते हैं, इस लाइन L पे मैं कोई भी दो वेक्टर ले लूं, एक ये वेक्टर ले लिया, दूसरा ये वेक्टर ले लिया, या फिर इसमें इस तरफ कोई एक वेक्टर ले लो. ठीक है, तो इस एक वेक्टर को नाम दे दो u, इस एक वेक्टर को नाम दे दो v. ठीक है, तो क्या अल्फा टाइम्स u प्लस बीटा टाइम्स v भी L पे लाई करेगा? ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, प्लस माइनस और एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से क्लोज होना चाहिए सबस्पेस. ठीक है, तो अगर मैंने कोई भी u वेक्टर ले लिया और कोई भी v वेक्टर ले लिया L पे, उसको अल्फा टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया और v को मैंने बीटा टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, और मैं जब इसको ऐड कर रहा हूं, तो क्या ये वेक्टर L पे लाई करेगा? बिल्कुल करेगा. ठीक है, इवन अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू जीरो भी हो जाए, तो जीरो एक ऐसा जीरो वेक्टर है जो L पे लाई करता है. राइट? हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि भाई कई बार सबस्पेस के हम जो भी स्पेस कंसीडर करना चाह रहे हैं, जिसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि क्या ये सबस्पेस है, उसमें जीरो वेक्टर ही लाई नहीं कर रहा है. ठीक है, तो उस केस में वो सबस्पेस नहीं हो पाता था, लेकिन यहाँ पे सिंस जीरो वेक्टर भी L का पार्ट है, तो हम कहेंगे कि यस, L इज द सबस्पेस. ठीक है, इसी तरीके से क्या P भी एक सबस्पेस है? क्या P भी एक सबस्पेस है? बिल्कुल सही, P भी एक सबस्पेस है. आप लोग खुद से ही प्रूव कर सकते हैं P भी एक सबस्पेस है. तो लेट्स सी. तो फॉर एनी सबस्पेस y एंड z, तो बोला गया है कि भाई y और z आपस में सबस्पेस है. ठीक है, अब क्या मैं y यूनियन z करूंगा तो वो सबस्पेस होंगे? तो देख लेते हैं. अगर मान लो कि ये ब्लू प्लेन मैंने y बोल दिया और ये ग्रीन प्लेन मैंने z बोल दिया. ठीक है, तो इन दोनों प्लेन को जब मैं यूनियन करूंगा, मतलब वो सारे वेक्टर्स जो y में है प्लस वो सारे वेक्टर्स जो z में, वो साथ में क्या एक सबस्पेस बनाएंगे? तो बिल्कुल नहीं बना सकती, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने एक वेक्टर लिया जो ब्लू प्लेन पे और एक वेक्टर लिया जो ग्रीन प्लेन पे. इनका जो भी एडिशन होगा वो एक ऐसे प्लेन पे लाई करेगा, या एक ऐसा वेक्टर होगा जो y यूनियन z में कभी लाई नहीं करेगा. करेक्ट? तो इसका आंसर है नो. एंड इसी तरीके से इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस क्या होंगे? इंटरसेक्शन, अच्छा देखो, y एक अपने आप में सबस्पेस है और z अपने आप में सबस्पेस है, तो ये तो मैं कंफर्म हूं कि जीरो वेक्टर तो आनी है, दोनों में जीरो वेक्टर तो है. तो इंटरसेक्शन में जीरो वेक्टर तो रहेगा ही रहेगा भाई. ठीक है, इंटरसेक्शन में जीरो वेक्टर तो है ही है. ठीक है, बाकी इंटरसेक्शन में अगर मान लो, बाकी इंटरसेक्शन में एक ऐसा वेक्टर v आ रहा है, ठीक है, जो y में भी था और z में भी था, तभी इंटरसेक्शन में v आएगा. ठीक है, और एक ऐसा इंटरसेक्शन w आ रहा है जो y में भी था और जो z में भी था. ठीक है,
तो अब ध्यान से सोचना, ठीक है? अब बस इस पे ध्यान दो। अगर V और W Y में है, तो उसके एनी लीनियर कॉम्बिनेशन भी Y में होंगे, करेक्ट? क्योंकि वो Y भी अपने आप में स्पेस है, तो उसके एनी लीनियर कॉम्बिनेशन भी Y में होंगे। इसी प्रकार अगर V और W Z में है और वो भी अपने आप में सबस्पेस है, तो उसके भी लीनियर कॉम्बिनेशन Z में होंगे। देयरफॉर अगर V एंड W बोथ लाई इन Y एंड Z, then their linear combination will also lie in Y and Z. Therefore, their intersection में भी linear combination आएगा, correct? Therefore, मैं ये कह सकता हूँ कि Y intersection Z ही एक सबस्पेस होगा। नहीं समझ में आया, थोड़ा पॉज करो, रिवाइंड करो, वापस से देखो, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कॉलम स्पेस ऑफ ए, कॉलम स्पेस ऑफ ए, मान लो कि अब हम कॉलम स्पेस ऑफ ए देखते हैं। ए कोई भी एक, बस ये वेक्टर है, ठीक है? तो कॉलम स्पेस ऑफ ए क्या कहता है? मेरे पास जितने भी कॉलम्स हैं उस मैट्रिक्स ए में, उन कॉलम्स की मदद से मैं ऐसे कौन-कौन से वेक्टर्स बना सकता हूँ? तो आप वो सारे वेक्टर्स बना सकते हैं, जो सारे वेक्टर्स उन कॉलम वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं। सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि यहाँ पे आपके पास C1, C2, C3 गिवन है, ठीक है? 3 वेक्टर है C1, C2, C3, तो अल्फा टाइम्स C1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 1, अल्फा 2 टाइम्स C2 प्लस अल्फा 3 टाइम्स C3, where C1, C2, C3 और कॉलम्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आर सम स्केलर्स, ठीक है? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की जितनी अल्फा इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है? तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की जितनी वैल्यू डालना चाहो डालते रहो, आपको कोई ना कोई एक अलग वेक्टर मिलता रहेगा। सिंपल। तो ये थी कॉलम स्पेस, ठीक है? एक एक कॉलम्स एक कॉलम्स की मदद से आप कितने वेक्टर्स ले सकते हो, कितने वेक्टर्स बना सकते हैं यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉलम स्पेस ऑफ ए। ए के कॉलम से वेक्टर्स ले लीजिए, लीनियर कॉम्बिनेशन से आप जितने सारे वेक्टर्स बना सकते हैं, वो सारे वेक्टर्स मिलके एक स्पेस बनेंगे जिनको हम बोलेंगे कॉलम स्पेस ऑफ ए। ये सबस्पेस नहीं है, इसमें जरूरी नहीं है जीरो वेक्टर होगा, ये सबस्पेस नहीं, ये कॉलम स्पेस ऑफ ए, ठीक है? दोनों में डिफरेंस है। तो अब डस दिस कॉलम स्पेस ऑफ ए फिल द एंटायर 4D स्पेस? कहने का मतलब ये है कि क्या इस जो भी मैंने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन ए के कॉलम्स के वेक्टर से लीनियर कॉम्बिनेशन से बहुत सारे वेक्टर्स बनाए, तो क्या ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन वाले वेक्टर्स मेरे 4D स्पेस को सारा फिल अप कर देंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे देख लेते हैं। तो जैसे मान लो, अ, सबसे पहली बात, अगर 4D स्पेस है तो मेरे को 4 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब एक वेक्टर में मेरे को 4 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है? अब मुझे ये पता है कि अगर 2D कोऑर्डिनेट्स के लिए मेरे पास जो 2D स्पेस है, जो R2 है, R2 के लिए मेरे पास बेसिस 2 होता है। बेसिस बेसिस क्या होता है? बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में, वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? अगर नहीं बताया तो फिर आगे देख लेंगे। बेसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है? ऐसे यूनिक वेक्टर्स जो मेरे को उन सारे वेक्टर्स को बनाने में हेल्प करेंगे उस पर्टिकुलर स्पेस में, ठीक है? जैसे कि R2, R2 मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस में बहुत सारे वेक्टर्स हैं। तो उस 2 डायमेंशनल स्पेस में बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उन बहुत सारे वेक्टर्स को मैं मिनिमम कितने वेक्टर से बना सकता हूँ? मैं मिनिमम सिर्फ और सिर्फ 2 वेक्टर से बना सकता हूँ, 1 0 एंड 0 1, खत्म, ठीक है? अब मैं ये कहता हूँ आपको, R2 में 2 डायमेंशनल स्पेस में आप मेरे को कोई भी वेक्टर दे दो, कोई भी वेक्टर दे दो, मैं इन दोनों वेक्टर की मदद से बना सकता हूँ। मिनिमम मेरे को 2 चाहिए, ठीक है? सिमिलरली R3 में मेरे को 3 चाहिए होंगे, ठीक है? आप लोग सही समझ रहे हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो हम वहां पे फिजिक्स में यूनिट वेक्टर पढ़ते थे, सेम चीज है, ठीक है? एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर मेरे को मिल गया। तो मेरे को कोई भी वेक्टर अगर बनाना है, तो उसके बस एक्स कॉम्पोनेंट मेरा यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, अल्फा 1 हो जाएगा, अल्फा 2 हो जाएगा और अल्फा 3 हो जाएगा, और फिर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूंगा।
तो मेरे को R3 में कोई भी वेक्टर मिल जाएगा, करेक्ट? वैसे ही मेरे को अगर 4D में कोई भी वेक्टर बनाना है, तो मेरे को मिनिमम 4 वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम, ठीक है? यहाँ पे तो कॉलम स्पेस में सिर्फ 3 ही वेक्टर है, जिसमें से 2 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट है, ठीक है? तो एसेंशियली तो मेरे पास सिर्फ 2 ही वेक्टर्स हैं। तो ऑब्वियसली मैं 4D स्पेस इस कॉलम स्पेस ऑफ ए से मैं फिल अप नहीं कर सकता हूँ। आई होप बात समझ में आ रही होगी, नहीं तो पॉज़ करो, रिवाइंड करो, वापस देखो, ठीक है? तो इसका आंसर है नो, ठीक है? अब नाउ डज़ AX इक्वल टू B हैव अ सॉल्यूशन फॉर एवरी B, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि भाई क्या AX इक्वल टू B हैज़ सॉल्यूशन फॉर एवरी B, ठीक है? अभी देख लेते हैं, ठीक है? तो ये कर देते हैं x1, x2, x3 इज इक्वल टू b1, b2, b3 और b4, ठीक है? अब ये पूछ रहे हैं कि ये a x b, क्या मैं यहाँ पे कोई भी b वेक्टर लिख सकता हूँ? और वो b वेक्टर लिखने के बाद क्या मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी? तो हमने पहले भी देखा था, इसका इसका मतलब क्या है? अगर हम सेकेंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन से बात करें, तो दिस इज नथिंग बट x1 टाइम्स कॉलम 1, x2 टाइम्स कॉलम 2, x3 टाइम्स कॉलम 3 को ऐड करके देयर विल बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो बेसिकली ax क्या है? ax इज नथिंग बट कॉलम स्पेस ऑफ ए में जितने भी वेक्टर्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है? ये तीनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये वेक्टर जो भी होगा, ये वेक्टर ये वेक्टर will be some vector in column space of A, will be some vector in column space of A। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये B कॉलम स्पेस ऑफ A में हो ही ना, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते सिंपली। तो जब तक ये B कॉलम स्पेस ऑफ A में लाई करेगा, तब तक हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है इफ B बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ A, मतलब ए के सारे कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जितने भी वेक्टर्स बन सकते हैं, अगर उन सारे वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर अगर बी होगा, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ए के कॉलम्स वाले जो वेक्टर्स हैं, करेक्ट, ए के कॉलम्स में जो जितने भी वेक्टर्स हैं, उनका सब कुछ मैं कोई भी स्केलर, कोई भी रियल नंबर से उनके कॉलम्स को मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड करूंगा, तो मेरे को बी वेक्टर मिलना चाहिए, ठीक है? और वो बी वेक्टर कब मिलेगा? वो बी वेक्टर तभी मिलेगा जब वो ऑलरेडी उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लाई करता होगा भाई, ठीक है? अगर मान लो कि अगर मान लो कि अ, कैसे समझाऊं, मतलब बहुत ही सिंपल है। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है? इस केस में तीन वेक्टर्स हैं। इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से इनफाइनाइट वेक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है? इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से। अब मान लो कि पहले वेक्टर को मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दूसरे वेक्टर को मैं बी से, तीसरे वेक्टर को सी से, यहाँ पे x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, गिवन एग्जांपल, ठीक है? तो कोई वेक्टर मिलेगा। अगर वो सारे सेट ऑफ वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर अगर बी हुआ, तो ही मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, तो ही मेरे को x1 x2 x3 की वैल्यू पता चल पाएगी। अगर कोई ऐसा बी हुआ जो कॉलम स्पेस ऑफ ए के लीनियर कॉम्बिनेशन लाई नहीं कर रहा है, तो मैं x1 x2 x3 की वैल्यू नहीं पता कर सकता हूँ, ठीक है? आई होप समझ में आ रही चीजें। नेक्स्ट, ठीक है, ओके। तो अब जैसे देखोगे, इन दोनों कॉलम्स को ऐड करोगे तो कॉलम 3 मिल जाएगा। इन दोनों कॉलम्स को ऐड करोगे तो कॉलम 3 मिल जाएगा, तो कॉलम 3 वेस्ट है। बेसिकली कॉलम 3 भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ही है, करेक्ट? तो जो इंडिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ पाइवट कॉलम्स, ठीक है? जो इंडिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं उनको मैं बोलता हूँ पाइवट कॉलम्स, ओके? और जो डिपेंडेंट कॉलम्स होंगे उनको मैं बोलूंगा नॉट अ पाइवट कॉलम। लेकिन ये एक रिलेटिव टर्म क्यों है? अब यहां देखोगे तो आ, कोई भी एक स्टूडेंट बोलेगा कि भाई ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। अब मैं ये बोल रहा हूँ
कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है भाई, ये डिपेंडेंट है। क्यों? इस कॉलम में से इसको घटा दो, माइनस कर दो, तो ये वाला कॉलम आ जाएगा, तो ये भी डिपेंडेंट हो गया। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये दोनों को पाइवट बोला, तो उसके लिए ये नॉट नॉन पाइवट हो जाएगा। ठीक है, किसी ने ये दो पाइवट बोला तो उसके लिए ये नॉन पाइवट हो जाएगा। करेक्ट। तो कैन यू थ्रो कॉलम थ्री? बिल्कुल सही बात है, इसको मैंने थ्रो कर दिया। अगर मेरे पास कॉलम थ्री है भी नहीं तो भी मैं कॉलम वन और कॉलम टू से कॉलम थ्री बना सकता हूँ। करेक्ट। और अगर मैंने कॉलम वन को थ्रो कर दिया तो भी मैं कॉलम टू और कॉलम थ्री से कॉलम वन बना सकता हूँ। ठीक है, तो बिकॉज से लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके। नाउ बात करते हैं नल स्पेस ऑफ ए की। ठीक है, तो नल स्पेस ऑफ ए क्या कहता है? नल स्पेस ऑफ ए कहता है ये है कि एक ऐसा स्पेस, स्पेस, स्पेस मतलब बंच ऑफ वेक्टर्स, तो एक ऐसा स्पेस या बंच ऑफ वेक्टर्स जो ए से मल्टीप्लाई हो और जीरो दे दे। ठीक है, मतलब समझ लेते हैं, ये मेरे पास ए था। ठीक है, तो ऐसे सारे बंच ऑफ वेक्टर्स जो ए से मल्टीप्लाई हो और मेरे को जीरो देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने वेक्टर्स हो सकते हैं? कुछ नहीं है, बेसिकली कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री के लिए आपको ऐसे स्केलर वैल्यूज निकालने हैं जो कि एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री है। क्योंकि एक्स वन ही तो सी वन से जाके मल्टीप्लाई होगा, एक्स टू ही सी टू से, और एक्स थ्री ही सी थ्री से जाके मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये सब ऐड हो जाएंगे तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो उसको जीरो करना है मेरे को। तो उसको जीरो करने के लिए ऐसी कौन सी एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री की वैल्यूज होंगी? तो पहली वैल्यू बहुत ही सरल, ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री तीनों ही जीरो हो जाए। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स वन वन हो जाए, एक्स टू वन हो जाए, और एक्स थ्री माइनस वन हो जाए। ठीक है, और क्या हो सकता है? एक्स वन माइनस वन हो जाए, एक्स टू माइनस वन हो जाए, एक्स थ्री माइनस वन हो जाए। ठीक है, सो ऑन। अब वन वन माइनस वन लिख रहा हूं मैं, तो आप टू टू माइनस टू भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल है ना यार। अब वन वन माइनस वन है तो ये टू टू माइनस टू भी तो हो सकता है, ये थ्री थ्री माइनस थ्री भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये k टाइम्स वन वन माइनस वन है, k टाइम्स माइनस वन माइनस वन है। इवन इस k को अगर आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली यही हो जाएगा। तो ये दोनों यूनिक नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं। तो ये जो वन वन माइनस वन है, दिस विल बी अ लाइन, दिस विल बी अ लाइन। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, नाट्य रूपांतरण के लिए मैंने कोशिश करी है कि ये थोड़ा ओरिजिनल दिखे। ठीक है, वन वन माइनस वन वाली लाइन है। ठीक है, अब इसको मैं बोलूंगा दिस इज अ नल स्पेस। इस मैट्रिक्स के लिए जो नल स्पेस है, नल स्पेस इज नथिंग बट, स्पेस इज नथिंग बट बंच ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, नल स्पेस का मतलब ये वो सारे बंच ऑफ वेक्टर्स जिससे ए मल्टीप्लाई हो तो जीरो दे। ठीक है, तो ये वन वन माइनस वन वाली लाइन है। ठीक है, अब इसमें वन वन माइनस वन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब टू टू माइनस टू कुछ यहाँ पे होगा, मतलब बेसिकली के टाइम्स, के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखते जाओ, इन्फिनाइट वेक्टर्स इस पे मिलते जाएंगे, और उन सारे वेक्टर्स की ये क्वालिटी होगी कि ए से जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो होगा। ठीक है, तो नल स्पेस, नल स्पेस में वो सारे वेक्टर्स जो ए से मल्टीप्लाई होंगे और जीरो दे दें। ठीक है, तो दिस इज नल स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखे हैं कि नल स्पेस एक लाइन है। अगर मान लो दो यूनिक, मेरे पास दो यूनिक अगर वेक्टर मिलते हैं नल स्पेस के, तो उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन भी नल स्पेस होता। करेक्ट। तो अगर दो यूनिक वेक्टर मिलते हैं तो उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन बहुत सारे होते हैं, और एक्चुअली वो एक प्लेन होता। तो मेरे को नल स्पेस एक पूरा प्लेन मिलता। ठीक है, और याद रखो नल स्पेस में हमेशा ही जीरो जीरो जीरो, जो भी जीरो वेक्टर है वो तो एक ऑटोमेटिकली एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे बोला है कि अगर एक v एक ऐसा वेक्टर है जो कि नल स्पेस हो, मतलब ए वी इक्वल टू जीरो, और w एक ऐसा वेक्टर हो जो कि नल स्पेस में आ रहा हो, मतलब ए डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, और दोनों यूनिक हो, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक नल स्पेस होंगे। ठीक है, तो कैसे 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 होगा, कैसे होगा? या तो इसको मैं अल्फा टाइम्स ए वी इज इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ, इसको बीटा टाइम्स ए डब्ल्यू इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ए टाइम्स अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इक्वल जीरो। ठीक है, अब
यहाँ पे प्रश्न ये उठ रहा है, ये A है, X और मेरे को B की वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दी है 1, 2, 3, 4 ठीक है? तो यहाँ पे कुछ बंच ऑफ वेक्टर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं, सॉल्व करने पे पता चलेगा, ठीक है? मान लेते हैं कुछ मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे X1, X2, X3 की वैल्यू कुछ मिल रही है, कुछ मान लो 2 वेक्टर्स मिल गए, ठीक है? तो बोल रहा है कि जो भी ये जितने भी सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे, ठीक है? अगर 2 वेक्टर मिल गए इसका मतलब क्या है कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन भी वो करेंगे, ठीक है? तो क्या ये जो भी सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, क्या वो सबस्पेस बनाएँगे? क्या वो सबस्पेस बनाएँगे? सबस्पेस बनाने के लिए सबस्पेस की बेसिक डेफिनिशन उसमें 0 वेक्टर होना चाहिए। तो क्या x1, x2, x3 कभी 0, 0, 0 हो पाएगा टू सैटिस्फाई दिस? आंसर इज़ नो। तो अगर 0, 0, 0 ही नहीं है इसका मतलब वो सबस्पेस नहीं है, ठीक है? अ, यही लिखा है मैंने, ठीक है? अच्छा पॉसिबल सॉल्यूशन 1, 2, 3, 4 है, ठीक है? तो पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा? या तो सिर्फ कॉलम 1 ही हो जाए, बाकी कॉलम 2 एंड 3 0, 0 हो जाए, ठीक है? सेम थिंग या फिर ये 0 हो जाए, ये -1 और ये +1 हो जाए, ठीक है? सेम थिंग। So this solution space is a line which don't go through origin वाला ले लेंगे। इस केस में अब ये देखोगे कि ये 2 वेक्टर है, करेक्ट? तो ये 2 वेक्टर दीज़ 2 विल बी इंडिविजुअल लाइन्स, ठीक है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन विल नॉट सैटिस्फाई दिस। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन विल नॉट सैटिस्फाई दिस क्योंकि मान लो कि मैंने अ, इस इन दोनों को ही सिंपल ऐड कर लिया 1 टाइम्स दिस वेक्टर प्लस 1 टाइम्स दिस वेक्टर क्या मिल जाएगा मेरे को 1 माइनस 1 1 पर क्या ये इसमें लाई करेगा नहीं ठीक है तो ये जो सॉल्यूशंस है इंडिविजुअली अपने आप में एक लाइन है जो कि दे आर पासिंग थ्रू ओरिजिन पर दीज लाइंस डोंट गो पासिंग थ्रू ओरिजिन ठीक है अब ये दोनों अपने आप में ही सॉल्यूशंस है जो कि ओरिजिन से पास नहीं करते हैं ठीक है तो ये एक वेक्टर स्पेस नहीं है